साथ। वो लड़का बहुत सारे सपनों के साथ अपने खेत को, अपनी ज़मीन को बेचकर पैसे लेकर जर्मनी जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़ी महिला से, 60 साल की बूढ़ी महिला से। जब वो मिलता है तो उसके प्यार में इस कदर डूब जाता है, इस कदर पागल हो जाता है कि वो जर्मनी जाना कैंसिल कर देता है और उसी बूढ़ी महिला के साथ उसके ही घर जाकर रहने लगता है। उसके साथ उसकी प्रेम कहानी चलने लगती है। लेकिन उसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक जवान लड़की और आती है और फिर एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है कि जो लड़का जर्मनी जाने के लिए अपने घर से निकला था, वो जेल पहुंच जाता है। अब वो सारी ज़िंदगी जेल रहेगा क्योंकि उसके हाथों से एक कत्ल होता है और कत्ल भी बड़ी प्लानिंग से होता है। वो एक कातिल बन जाता है और फिर वो जेल में पहुंच जाता है। लेकिन आखिर एक युवक जो जर्मनी के लिए निकला था, उसको एक बूढ़ी महिला से कैसे प्यार हुआ, ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी बदलने के बाद वो कातिल कैसे बन गए, ये जो पूरी कहानी है वो बेहद हैरान करने वाली है। तो शुरू से जानते हैं इसको आखिर तक, वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इस वजह से रोज़ाना वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। और अभी भी बैठा हुआ था मैं, थोड़ी खांसी उठ रही थी, वीडियो बनाने के लिए आया था, फिर दोबारा से बैठ गया और अब फिर आया हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं और वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर जाकर मुझे दवा भी खानी है। तो आज की जो घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। घटना है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका है नंदनगरी इलाका और वहीं का थाना है नंदनगरी थाना। और उसी थाने में बीते 13 दिसंबर को एक शख्स आता है। शख्स आने के बाद वहाँ के जो SHO साहब थे उनसे बोलता है एक प्रार्थना पत्र देकर, जो मेरी भाभी हैं, मैं उनका देवर हूँ, मेरी भाभी जिनकी उम्र 60 साल है, जिनका नाम आशा देवी है, वो विधवा हैं। उनके पति की मौत होने के बाद वो हमारे साथ रहती थी। लेकिन बीते 10 दिसंबर को वो घर से निकली थी, जो उनका दूसरा वाला घर है, जो किराएदार वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन वो वहाँ पर जाने के लिए घर से निकली, लेकिन उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आई और आज 13 दिसंबर लग चुका है। वहीं जो दामाद था वो प्रार्थना पत्र देकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस छानबीन में लग जाती है कि जो आशा देवी हैं वो कहाँ गायब हुई हैं। आशा देवी के फ़ोन की लोकेशन को तमाम चेक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और 15 दिसंबर को पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जो नंदनगरी में उनका मकान था जहाँ किराएदार रहते थे। अब जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो घर पूरे तरीके से बंद था, बाहर से ताला पड़ा हुआ था और जो पड़ोसी थे वो ये बोलते हैं कि जो ये घर है इसमें से काफ़ी बुरी बदबू भी आ रही है। पुलिस घर के गेट को, दरवाजे का जो लॉक था उसको तोड़ती है, अंदर की तरफ घुसती है तो कमरे में बहुत बुरी बदबू आ रही थी। बदबू को देखते हुए कमरे में देखती है कि शायद कि बदबू कहाँ से आ रही है। तो पुलिस को दिखता है कि जो बेड है, बेड का जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर से बदबू आ रही है। बॉक्स को खोला जाता है, उसके अंदर एक पन्नी लिपटी हुई थी, एक पॉलिथीन सी बड़ी सी जो होती है ना, जो तिरपाल वगैरह डालते हैं, वैसी पन्नी में कुछ लिपटा हुआ था। उसको जैसे ही खोल कर देखा जाता है तो उसके अंदर आशा देवी की लाश थी, जो पूरे तरीके से बदबू मार रही थी, सड़ सी रही थी। फौरन पुलिस लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लाश की जो हालत देखकर लग रहा था कि जो आशा देवी का सर है उसको कुचलकर हत्या की गई है और उसके बाद लाश को पन्नी में, पॉलीथिन में लपेटकर इस बॉक्स के अंदर रख दिया गया है और हत्या 10 दिसंबर को ही की गई है। आज 15 दिसंबर लग चुका है। पुलिस ये जानने के बाद आशा देवी की बॉडी को, जो भू सड़ रही थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है कि आखिर आशा देवी की हत्या किसने की, आशा देवी का हत्यारा कौन है, आशा देवी की हत्या करने के पीछे क्या वजह है, भला एक बूढ़ी महिला की हत्या कौन करेगा। वहीं ये होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि आशा देवी के सर पर क्या ईंट मारकर हत्या की गई है, उसके बाद गले को भी दबाया गया है। रेप वगैरह आशा देवी के साथ नहीं हुआ। और पुलिस जांच पड़ताल में लगती है कि आशा देवी यहाँ पर जो अपना मकान है, जहाँ किराएदार रहते हैं, यहाँ पर क्यों आई थी। पुलिस जब उनके देवर से पूछती है कि आखिर यहाँ पर कौन रहता था, तो देवर बताता है कि इस कमरे पर देवेंद्र नाम का युवक रहता था, जो अलीगढ़ का रहने वाला था और वो लगभग 4 सालों से इसी कमरे पर किराए पर रह रहा था। पुलिस देवेंद्र के बारे में पता करना शुरू करती है तो पता चलता है कि देवेंद्र यहाँ पर नहीं है दिल्ली के अंदर, वो तो वापस अपने अलीगढ़ चला गया है। अब आशा देवी की जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है कि आशा देवी ने आखिरी बार किससे बातचीत की, तो पुलिस को पता चलता है कि आशा देवी और देवेंद्र की आखिरी बार बातचीत हुई थी और दोनों की लोकेशन इसी घर की थी। पुलिस की फौरन टीम
अलीगढ़ पहुंचती है। अलीगढ़ में पहुंचने के बाद देवेंद्र के घर छापा मारा जाता है, वहीं से देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवेंद्र को गिरफ्तार कर लाया जाता है। देवेंद्र की उम्र 31 साल थी। अब देवेंद्र को जब गिरफ्तार करते हैं उसके घर से, तो घर वाले भी बोलते हैं भाई क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आखिर वजह क्या है। अब पुलिस देवेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने आशा देवी की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, आशा देवी से तुम्हारा क्या नाता था, हत्या करने के पीछे पूरा मामला क्या था। जब इतनी सारी पूछताछ की जाती है तो देवेंद्र बताता है कि हाँ, मैंने ही आशा देवी की हत्या की है, और हत्या मैंने इस वजह से कर दी क्योंकि आशा देवी ने कुछ किया ही ऐसा था कि मजबूरी में मुझे हत्या करनी पड़ी। अब पुलिस पूछती है कि आखिर क्यों हत्या की और मामला क्या है, शुरू से हमें समझाओ। तो देवेंद्र बताता है कि 2015 में वो अलीगढ़ से दिल्ली में आया था पैसे लेकर काफ़ी सारे, और यहाँ पर दिल्ली में आकर उसने जो कॉपर का तार होता है उसका काम शुरू किया। कॉपर का काम शुरू करने के बाद थोड़ा उसने अपना बिजनेस को बढ़ाया ही था कि आखिर में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने की वजह से उसका पूरे तरीके से काम बंद हो जाता है, और काम बंद होने के बाद वो वापस अलीगढ़ चला जाता है और अलीगढ़ में जाकर अपने पिता के साथ रहने लगता है। उसका एक भाई और है, एक बहन है, वो सबसे बड़ा है। उसने शादी नहीं की थी, उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं, और लॉकडाउन के बाद वो वापस गांव में था, वहाँ पर रहता है। और लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो उसके बाद वो अपने जो खेत थे उनको बेचकर अपने पिता से बोलता है कि मैं यहाँ से जर्मनी चला जाऊँगा और जर्मनी में ही रहकर नौकरी करूँगा, क्योंकि मैंने 12th कर रखा है तो अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। और उसके कुछ दिल्ली के दोस्त थे, उन्होंने उसको बताया था। अब देवेंद्र अपनी जो खेतीबाड़ी की ज़मीन थी उसको बेचने के बाद सारे पैसे लेकर दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली से उसको जर्मनी जाना था, उसके दोस्तों ने उससे बातचीत कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मुलाकात जो आशा देवी थी उनसे हो चुकी थी, क्योंकि देवेंद्र उनके कमरे पर काफ़ी टाइम पहले रुका भी था लॉकडाउन लगने से पहले, और वो अच्छी खासी आशा देवी को जानता था। तो इसलिए जब उसका जर्मनी जाने का प्लान थोड़ा बहुत टलता है तो वहीं पर वो आशा देवी की नंद नगरी में जो कमरा घर का जो यहाँ पर आशा देवी रहती थी उसी घर में नीचे कमरे पर वो रहने लगता है। आशा देवी से किराए पर कमरा लेता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आशा देवी के साथ ही उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। आशा देवी उसकी प्रेमिका बन जाती हैं। आशा देवी बूढ़ी थी, अब देवेंद्र को किराया नहीं देना पड़ता था, जितनी भी चीज़ें होती वो आशा देवी देती। यह सिलसिला बराबर चलता रहता है। प्रेम कहानी को 1 साल 2 साल 3 साल तक गुजर जाते हैं, बल्कि आशा देवी के साथ वो बताता है कि उसकी 4 साल पुरानी प्रेम कहानी चल रही थी। सब कुछ ऐसा ही सिलसिला बराबर चल रहा था, लेकिन वो बूढ़ी आशा देवी के साथ के शादी करता कब तक रहता, और आखिर में 2023 में ही उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की भी जवान थी, वो भी जवान था, और वो उस लड़की से प्यार में पड़ जाता है। जब ये बात आशा देवी को पता चलती है तो आशा देवी इसका विरोध करती हैं, बोलती हैं कि तुम मेरे साथ रहते हो तो उस लड़की के साथ क्यों रहना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, और 10 दिसंबर से 1 दिन पहले ही उसने उस लड़की के साथ सगाई कर ली। जब आशा देवी को इस बात की खबर हुई तो आशा देवी ने उसको फ़ौरन फ़ोन किया, उससे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, फ़ौरन जो हमारा किराए वाला मकान है जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर आ जाओ। और आशा देवी से मिलने के लिए जब देवेंद्र पहुँचता है, दोनों की वहाँ पर बहस होती है। आशा देवी का कहना ये था कि मैं तुझे शादी किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी, अगर तू उससे शादी करेगा तो तेरी शादी तोड़वा दूंगी, मैं उसको बता दूंगी कि तेरे साथ मेरे अवैध संबंध है, तो ये अगर रहना है तू मेरे साथ रह, मैं तेरी शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। और ये सारी बहस के बीच आशा देवी जोरदार थप्पड़ देवेंद्र के कान पर मारती हैं और देवेंद्र का दिमाग खराब हो जाता है। देवेंद्र वहीं पर पड़ी हुई ईंट को उठाता है और आशा देवी के सर पर मारता है, जिससे वहीं पर आशा देवी ज़मीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद उसको लगता है कि सिर्फ आशा देवी बेहोश हुई है, और इसीलिए वो गले को भी दबाता है कि अगर थोड़ी बहुत सांस बची है तो मैं गले को दबाकर हत्या कर दूं, ख़त्म कर दूं। और उसके बाद जब उसको लगता है कि आशा देवी मर चुकी है तो फिर वो बाज़ार जाता है, बाज़ार से एक पॉलीथीन पन्नी सी लेकर आता है बड़ी वाली, और उसमें आशा देवी की लाश को लपेट कर उसमें जितने भी जेवर वगैरह पहन रखे थे उनको उतार कर लाश को जो बेड था उसके बॉक्स में डालकर उसको बंद कर कर वापस अलीगढ़ चला जाता है। अलीगढ़ जाने के बाद उसको लगता है कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल्स वगैरह और आखिरी लोकेशन की वजह से उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसको उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन एक अवैध संबंध, एक लालच, क्योंकि देवेंद्र को आशा देवी से कोई प्यार नहीं था, सिर्फ अवैध संबंध का लालच था, सिर्फ पैसों का लालच था। इस वजह से
वो संबंध में रहा, लेकिन उसको प्यार व्यार कुछ भी नहीं था, क्योंकि दवा उम्र का फ़र्क था। वो 60 साल की, वो 30 साल का, डबल अंतर था। लेकिन आशा देवी शायद देवेंद्र से प्यार करने लगी थी। इस हत्या के बाद अब तो देवेंद्र की पूरी तरीके से ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके पिता की ज़मीन बिक गई, देवेंद्र जेल में है, जेल में रहेगा। और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारे लोगों के नाम मैंने लिख कर रखे थे, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फ़िलहाल मैं बोला नहीं जा रहा है। इस वजह से अगली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम लूँगा। आप लोग कैसे हैं, ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मैं अपने बारे में बताऊँगा। तो देखिए, ये मैंने बताया था कि मैं परेशान हूँ या खुश हूँ। तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी खासी है, मतलब खुश हूँ, लेकिन फ़िलहाल में तबीयत ख़राब चल रही है। और ज़्यादातर जो टेंशन होती है वो ये होती है कि भाई हम कल कैसी कौन सी वीडियो बनाएंगे और आप लोग कुछ अच्छी वीडियो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है या नहीं मिलता, कमेंट बॉक्स में यही बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।